अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। जी भाई, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो बाइंडिंग एनर्जी है। अब जैसे कि अब हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक मेटल को डिस्कस करते हुए कि उसमें एटम्स हैं। अब वो एटम क्लोजली अटैच्ड हैं, एक फोर्सेस के साथ बाइंड हुए हुए हैं। अब वो फोर्सेस बेसिकली क्या बनाती हैं? मेटेलिक बॉन्ड बनाता है और मेटेलिक फोर्सेस बेसिकली होती हैं उसमें। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी एटम को हम देखते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा हाई बाइंडिंग एनर्जी है, तो वो हम क्या करते हैं कि किसी भी मेटल को वो एनर्जी देते हैं और हम देखते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी लग रही है। और जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है जिस एटम को तोड़ने के लिए, सॉरी, जिस मेटल को तोड़ने के लिए, हम कहते हैं कि उसमें ज़्यादा क्या होती है जी? बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बेसिकली ये तो हमारे पास एक छोटा सा आ जाता है कि कॉन्सेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी का, कि बाइंडिंग एनर्जी अब बाइंडिंग सॉरी, जो बॉन्ड बनता है मेटल में वो किस तरह बनता है, अब हम उसको देख लेते हैं। अब हम जैसे कि लास्ट टाइम अपने टेबल को डिस्कस किया था, वो क्या था? वो ये था हमारे पास कुछ। जी भाई, यहाँ पे हमने देखा था कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक हमने कुछ अपने ये डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखे और उसके बाद उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात की। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक रिलेशन मैं लिखती हूँ कि हम कहते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन बेसिकली, जिसमें ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से दूसरे से बॉन्ड बना सकता है। जब बॉन्ड बन जाएगा तो उनके दरमियान में एक जाहिर सी बात है बाइंडिंग एनर्जी सॉरी एक बाइंडिंग फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि इस टेबल में कि सबसे ज़्यादा किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपके सामने मैंने इधर देख लेते हैं हम। हाँ जी, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है आपको कि मैंगनीज़ है बेसिकली। मैंगनीज़ और आयरन, इनमें बहुत ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ये क्या करते हैं? दूसरे किसी एटम के साथ आसानी से जाके बॉन्ड बनाते हैं और इनमें ज़्यादा फोर्सेस जो हैं, बाइंडिंग फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं। और अगर बात की जाए हम जिंक की बात की जाए, और जैसे कि जिंक है और हमारे पास सेकेंडियम है, ज़ीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं? एक में बिल्कुल नहीं इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल में, और एक डी ऑर्बिटल में बिल्कुल फिल्ड है। तो मतलब क्या होगा? ये क्या करेंगे? इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। अब वो किस तरह कम होती है भाई, देखते हैं हम। अच्छा जी, देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। और साथ में एक तो ये हो गया, दूसरा होगा बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के भी। ये छोटी छोटी की पॉइंट्स होती हैं और इनको हमें नोट कर लेना चाहिए। हाँ जी भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन के किस तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अब किसी भी एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो क्या करेगा? अब जैसे मैं बात करती हूँ मैंगनीज़ की मैंने बात की, इसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आयरन की बात की, उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है जी? मैक्सिमम है। तो ये क्या करेंगे? सॉरी जी, ये क्या करते हैं कि ये ज़ाहिर सी बात है किसी अदर एटम के साथ जाके ये पांचों के पांचों अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे। तो मतलब क्या होगी? इनमें एक स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होगी एज़ कम्पेयर टू द जैसे हमने देखा सेकेंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, जिनकी वजह से वो ऐसा इतने स्टेबल नहीं होंगे जितने मैंगनीज और आयरन होंगे। तो हम कहते हैं, ये तो मैंने डी ऑर्बिटल की बात की है, डी ऑर्बिटल्स की। जी, तो मैं कहती हूँ कि नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, और बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उतनी ही एटम में कैपेसिटी होगी किसी दूसरे एटम के साथ जाके बॉन्ड बनाने की। और जब बॉन्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है उनमें एक एक फोर्सेस हैं, बाइंडिंग फोर्सेस, वो डोमिनेंट होंगी। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, फॉर एग्जांपल किसी भी एटम को, मैंगनीज है, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे 500 एनर्जी, किलो जूल पर मोल एक हम कह लेते हैं
एनर्जी रिक्वायर होती है, और किसी भी एक वेनेडियम एटम है उसको रिक्वायर होती है 100 किलो जूल। जस्ट सपोज, अब देखें भाई, इन दोनों में से बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स मैग्नीज की। क्यों होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन जब वेनेडियम की बात कर लें उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वेनेडियम में, ठीक है। उसमें वेनेडियम इलेक्ट्रॉन वेनेडियम में जो डी इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन दैट, उसमें क्या आते हैं हमारे पास? 2 आते हैं अनपेड। तो उसको हमें ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी। दो बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको तोड़ने के लिए कम रिक्वायर एनर्जी एज कम्पेयर टू द 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहते हैं कि जी इनकी बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली डिपेंड ही कर रही होती है नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जितने नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी उनको ज़्यादा देनी पड़ेगी उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट आ गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम कहते हैं कि ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने स्टार्ट किया वो एज अ लॉन्ग के तौर पे आती हैं। हाँ जी भाई। अब लेकिन यहाँ पे एक अगर इसका एक ग्राफ की बात की जाए तो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ क्या है? कुछ इस तरह। ग्राफ में हमारे पास कुछ फर्स्ट वन इस तरह जाता है जी। यहाँ पे यहाँ पे कैल्शियम जो बुक पे बनाया हुआ है वही मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। टाइटेनियम एंड वेनेडियम, यहाँ तक तो पीक पे शो किया जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बाइंडिंग एनर्जी इनकी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सेकेंडियम से जब वेनेडियम की तरफ हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंडियम में 0, 1, 2 और 3। जैसे वेनेडियम में हम वेनेडियम की तरफ मूव करें तो उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसी तरह क्रोमियम की बात कर लेते हैं, 4, 5 एंड देन मैंगनीज और आयरन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एकदम से डिक्रीज़ होता है, फिर बाद में मैंगनीज। अच्छा जी, यहाँ पे वेनेडियम के बाद में हम बात करते हैं जी, क्रोमियम है, उसके बाद कौन सा आता है जी, मैंगनीज, क्रोमियम, मैंगनीज। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब यहाँ पे मैंगनीज बेसिकली अब नॉर्मेलिटी शो कर रहा है। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, अब नॉर्मेलिटी शो कर रहा है। अब ये अब नॉर्मेलिटी बेसिकली इसके जो है ये क्या कहते हैं हम, मेटेलिक स्ट्रक्चर की वजह से होती है, मेटेलिक स्ट्रक्चर की वजह से। अब यहाँ पे जो मेटेलिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये काफ़ी लेंथी और काफ़ी डिफ़िकल्ट एक टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतना आपको याद रखना चाहिए कि अब नॉर्मेलिटी उसके मेटेलिक स्ट्रक्चर की वजह से आती है। तो ये जो आप जैसे कि बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे आगे फर्दर केमिस्ट्री में आप डिस्कस करेंगे इसको, अब नॉर्मेलिटीज़ इसकी मेटेलिक स्ट्रक्चर में मैंगनीज की क्यों आती है, तो जो कि काफ़ी लेंथी और काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है जी। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास जो मैंगनीज अब नॉर्मेलिटी शो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेटेलिक स्ट्रक्चर। तो अच्छा जी, यहाँ पे बाकी सिर्फ इसके सेकेंडियम की जब हम बात करते हैं, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो याद रखिएगा ये ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के ये पहले 3 एलिमेंट बेसिकली अब नॉर्मेलिटी शो करते हैं, लेकिन अगर उनके एक्सेप्ट द अदर बाकी जो हमारे पास होते हैं वो अब नॉर्मेलिटी शो नहीं करते हैं, क्योंकि उसके साथ वाला एक और हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है जो कि बिल्कुल एक शो किया जा रहा है लाइक दिस, कुछ इस तरह का है हमारे पास ग्राफ है। वो स्टार्ट हो रहा है जी, अगर बुक पे देखा जाए तो हमारे पास वो स्टार्ट होता है सीजियम से, बेरियम, आगे हमारे पास आता है गोल्ड एंड मर्करी। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास एक मैंने ग्राफ देखा, ये ड्रॉ किया है। सिर्फ इस फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास क्या आती है अब नॉर्मेलिटी, लेकिन इन एलिमेंट्स में बाकी अगर उसके अदर बात की जाए, दूसरे ग्रुप या तीसरे ग्रुप में बात की जाए तो उनमें अब नॉर्मेलिटीज़ नहीं आती हैं। पहले ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से मतलब ये है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ से
इंक्रीज़ होते 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 यहाँ से फिर बाद में यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक, अगर इसकी बात की, इस पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन शो किया जा रहा है। लेकिन अगर उसके बाद नीचे ग्राफ आ रहा है तो मतलब ये है कि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अनपेयर्ड में कमी आ गई है। सो यहाँ पे ग्राफिक ड्रा जो किया गया है उसका मैं मतलब आपको बता दिया कि दो यहाँ पे ग्राफ हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिहाज से। तो पहले में अब नॉर्मेलिटीज़ हैं जो उसके मेटालिक स्ट्रक्चर की वजह से मैंगनीज की, लेकिन सेकंड ग्रुप की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे अब नॉर्मेलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है और आहिस्ता आहिस्ता अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े। एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी स्टेट आती है जिसपे अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए एटॉमिक नंबर तो उनमें क्या आता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है जो कि पेयर्ड में कन्वर्ट वो होना शुरू हो जाते हैं। सो ये हमारे पास एक बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, वो देख लेते हैं हम इसको। जी भाई, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है जनरल करेक्टरिस्टिक्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई यहाँ पे जो कि बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है उसके साथ बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर रिलाई करता है, वो किस तरह हम देख लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है बाइंडिंग एनर्जी के साथ। तो हम कहते हैं कि हमने बात की लास्ट में बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। ये मैंने एक आपके सामने पॉइंट पहले भी रखा था और अब मैं दोबारा इसी को लेके आ रही हूँ जी। बाइंडिंग एनर्जी किसकी किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी भाई, यहाँ पे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5 के 5 ही जो उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड होते हैं अदर एटम के साथ। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल के साथ। तो जो जिसमें जितने ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें ही कैपेसिटी होगी किसी दूसरे एटम के साथ जाके बॉन्ड बनाने की। अदर एटम के साथ अगर वो बॉन्ड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होंगे, वो स्टेबल एक हो जाएंगे और साथ में एक उनका स्ट्रक्चर भी एक जाहिर सी बात है उनमें बड़ा बनेगा। तो अगर जो हैवी स्ट्रक्चर जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस की वजह से यहाँ पे इनमें क्या आ जाएगी, बाइंडिंग फोर्सेस डोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगी। डोमिनेंट किस वजह से होंगी, डोमिनेंट होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सेंस की बात है कि जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा कैपेसिटी रखते होंगे अनपेयर्ड की, वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उनमें ही ज़्यादा एक फोर्सेस होंगी, बाइंडिंग फोर्सेस होंगी। जिनकी बाइंडिंग फोर्सेस डोमिनेंट होंगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना मतलब उनका ज़्यादा हाई होगा। तो सेम यही उसका ग्राफ भी बिल्कुल एग्जैक्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का इसकी तरह ही है जो कि हमने बाइंडिंग एनर्जी में डिस्कस किया। हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो जी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है जी वो इसका, और अगेन उसी में मैगनीज में एक हमारे पास अब नॉर्मेलिटी, सॉरी फॉर दैट, मैगनीज में क्या होता है कि अब नॉर्मेलिटी शो करते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा, कॉपर है यहाँ पे, आयरन है, उसके बाद वेनेडियम है, टाइटेनियम, स्कैंडियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम। अगेन हमारे पास कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये हमारे पास क्या होता है कि जी सेम फर्स्ट ग्रुप के 3 मेंबर जो कि अब नॉर्मेलिटी शो करें, ज़्यादा अब नॉर्मेलिटी सिर्फ मैग्नीज शो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मेटेलिक स्ट्रक्चर। तो हम कहते हैं कि जिनका जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा होगी, उनमें बॉन्ड बनने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर जितनी बाइंडिंग फोर्सेस डोमिनेंट होंगी तो उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हाई होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होगा। तो इनका ग्राफ भी सेम आता है। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिज्म, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
जी भाई, अब भाई हम अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पास एक सीरीज़ आ रही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, सेकेंडियम से लेके जिंक तक हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट जो नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे फिर उसको हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर सिंपल हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो हमारे पास सेकेंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो 21 एटॉमिक नंबर होने की वजह से 18 ऑर्गन का, 19 एंड 20 ये सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल में फिल करते हैं। आफ्टर दैट हम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं फिल करने के लिए, लेकिन जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल से निकालते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, सेकेंडियम में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 20 और 1 इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएगा, 21 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। टाइटेनियम 22, 18 तो ऑर्गन के हैं, 20, 19 और 20 यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं 22 इलेक्ट्रॉन। अगेन हमारे पास विनेडियम के हैं 23 है विनेडियम। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस में 20 हो गए, 21, 22 एंड 23। 24 है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, एस तक हमने फिल कर दिया तो 20 इलेक्ट्रॉन, आगे 4 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अच्छा जी, मैंगनीज हमारे पास यहाँ पे आया है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 5 यहाँ। अच्छा जी, अब अगर बात करें मैंगनीज की, चलो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ। जी, यहाँ पे क्या होता है, आयरन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ 20, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं यहाँ पे 20, 21, 22, 23, 24, 25 और एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो यहाँ पे फिर डी ऑर्बिटल के DXY में चला जाएगा। अच्छा जी, आगे है हमारे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट के 2 इलेक्ट्रॉन एस में, यहाँ पे अब अनपेयर्ड जो थे अब वो पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे तो हमारे पास हो गए हैं ना 25 तक, 26 एंड 27 एटॉमिक नंबर कंप्लीट। उसके बाद हम निकल की, कॉपर और जिंक की बात करते हैं। निकल में क्या है जी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इधर, अच्छा 25, 26, 27 एंड 28, ये देखें अब पेयरिंग होना शुरू हो रही है। आयरन से ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। अच्छा जी, कॉपर, कॉपर की बात कर लें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज़ 5। कॉपर में यहाँ पे 25 हो गया लेकिन 29 एटॉमिक नंबर है तो क्या होगा, अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट, 26, 27, 28 एंड 29, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जिंक की बात कर लें, 2 यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, आगे 25 है, 26, 27, 28, 29 एंड 30। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख दी है और इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल किए ये आपके सामने मैंने किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ जो हमारे पास क्रोमियम है, और हम ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुके हैं इसकी इंट्रोडक्शन में कि जो क्रोमियम और कॉपर हैं वो अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तो ये जस्ट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, एस में से इलेक्ट्रॉन की जो शफलिंग हो जाती है, इधर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाता है और एक पीछे यहाँ पे 4s में एक ही रह जाता है। अगेन अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में भी यही सिनेरियो होता है, तो वो क्या होता है जी भाई, यहाँ पे सब के सब यहाँ अनपेयर्ड होने के लिए, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के गेट करने के लिए क्रोमियम जो है एक इलेक्ट्रॉन 4s से शिफ्ट होता है यहाँ पे डी ऑर्बिटल में, DZ² में। और यहाँ पे क्रोमियम में सब सारे के सारे फिल्ड होने की वजह से वो क्या करते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड फॉर्म में आता है और पीछे एक रह जाता है एस में। तो ये तो हमारे पास हो गए, ये यहाँ पे हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी। देखिए सिंपल इज़ दैट। अब हम अपने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है जी, देख लेते हैं इसमें क्या है। सेकेंडियम की बात की जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, टाइटेनियम की, इधर विनेडियम की 3, क्रोमियम की देखी जाए तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे
क्रोमियम में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक यहाँ से शिफ्ट हो जाता है इधर, तो जिसकी वजह से वो। अच्छा जी, आगे फर्दर इसकी मैंगनीज की बात करते हैं तो यहाँ पे 5। आयरन की बात करें तो यहाँ पे अब देखिए कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि पेयर बढ़ते जा रहे हैं उनके। और कोबाल्ट 1 2 3 एंड निकल में हमारे पास 2 आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कॉपर में 1 जो एस में है, और जिंक में 0, कोई भी नहीं यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड होता। अब अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की जाए, सॉरी मैंने थोड़ा सा मूव करना भूल गई जी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने जस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिख दिया कि इनमें किस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंपल इज़ दैट। अभी अब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम बात करते हैं आगे फर्दर, कि अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम बात करें तो ये कुछ इस तरह की स्टेट है। स्कैंडियम हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से, तो पीछे अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 0 बच जाएगा। अब देखें टाइटेनियम की अगर बात की जाए तो टाइटेनियम मैक्सिमम हमारे पास 4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा जी, आगे से हमारे पास ये 4 जाएंगे, सॉरी 3 एंड 4, इसको मैं थोड़ा करके लिख देती हूँ। जी, यहाँ पे क्या होता है कि जो टाइटेनियम है बेसिकली वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। पीछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लें, अगर 3 निकालते हैं तो अच्छा जी, टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है टाइटेनियम 3+, ठीक हो गया। और चले यहाँ से सेकेंडियम +3, इस तरह करके मैं लिख देती हूँ इस कॉलम में ही। वेनेडियम की अगर बात की जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, 2 एस में से 1 डी में से, पीछे कितने अनपेयर्ड रह जाएंगे, 1। अगर वेनेडियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो 2 यहाँ से जाएंगे एस में से, और यहाँ से 1 डी में से, पीछे जितने रह गए उनको लिख दिया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम की बात कर ली जाए तो क्रोमियम हमारे पास 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अब ये देखें, एक ऐसे, क्योंकि हमारे पास क्रोमियम बेसिकली अब नॉर्मल शो कर रहा है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक शफल कर देता है DZ² में, तो इनमें से 3 निकाल दें, एक एस में से, बाकी इस 3 में से, और पीछे कितने रह जाएंगे 1 2 3 हमारे पास क्या रह गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज की बात कर लें तो मैंगनीज हमारे पास 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और मैंगनीज हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो अगर हम देखा जाए तो देखते हैं भाई, अगर 3 में करेगा तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और 2 में करेगा तो मैक्सिमम तब कितने होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 2 एस में से जाएंगे और 1 हमारे पास डी में से जाएगा। तो यहाँ पे जब 3+ करेगा तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसको मैं थोड़ा अपवर्ड मूव कर दूँ जी, जब हमारे पास क्या करेगा, मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो 2 एस में से जाएंगे, पीछे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 रह जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छा जी, आयरन की बात कर लें तो आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो क्या होती है, आयरन भी Fe+3 भी शो करता है और Fe+2 भी शो करता है। इसकी भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब 3 करेगा तो हमारे पास क्या होते हैं, जब 3 करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एस में से जाएंगे और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा, पीछे कितने रह जाएंगे 1 2 3 4 5, जब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, जब हमारे पास Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो तब कितने जाएंगे, 2 ही एस में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पीछे कितने रह गए 1 2 3 4 5 एंड 6, सॉरी अनपेयर्ड की बात हो रही है 4। फिर देन हमारे पास जो है जो आयरन की है ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनपेयर्ड की, ये तो पेयर्ड में है ना ऑलरेडी। तो ये एस में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे 1 2 3 4, सॉरी फॉर दैट जी। अब अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम बात करें तो कोबाल्ट +2 शो करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 4s में से जाएंगे और पीछे कितने अनपेयर्ड रह जाएंगे 1 2 3,
तो 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएंगे। अब बात कर लेते हैं निकल की। निकल कितना शो करता है, Ni+2, तो 4s में से जाएंगे निकल के और पीछे कितने रह जाएंगे अनपेयर्ड। जब 2 रिमूव कर दिए तो पीछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1 2, फिर 2 हमारे पास रह जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो वो +2 होती है। तो अगर 2 निकाल दिए तो एक हमारे पास यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, और एक हमारे पास इधर से जाएगा। तो पीछे हमारे पास कितने रह गए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S में से ही फॉर एग्जांपल हम इसको 2 कर लेते हैं। कॉपर की ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, आगे बात करें हम उसकी जिंक की बात करते हैं। तो जिंक बेसिकली Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कहाँ से जाएंगे, 4s में से, और पीछे अगर d ऑर्बिटल की बात की तो 0। हाँ जी भाई, यहाँ पे तो हमारे पास हो गया, ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख ली और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लिए। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको जी, ये देख सकते हैं आप। जब याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे 4s ऑर्बिटल में से रिमूव होंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जब आएंगे, वो ये आपने याद रखना है, सबसे पहले फिलिंग ही 4s की होनी है, लेकिन रिमूव भी आसानी से जो हम हैं s ऑर्बिटल से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो है ये चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें वो प्लस, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आयंस में होती है। अब यहाँ तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव होगी तो मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने लॉस हो रहे हैं, और अगर नेगेटिव में होगी तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो यहाँ तक तो हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक टेबल देख लिया। आगे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास है वो बाइंडिंग एनर्जी की है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।